नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मेरा नाम राजेंद्र स्वामी है और आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं पे जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ ये आपके आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे आपके आरएस प्री का एग्जाम हो, पीएसआई का हो, पटवार का हो, इवन राजस्थान के किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के फिजिकल डिवीजन की, यानी राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। अब यहां से आप देखोगे तो हर एक एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां से चीजें समझने के लिए कुछ हमें फैक्चुअल डेटा, साथ साथ में हमें कुछ थ्योरेटिकल चीजों पे भी आपको यहां पे जो है गौर करना होगा। तो हेडिंग लगाइएगा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अब देखिएगा, अगर राजस्थान के भौतिक स्वरूप की आप बात करते हैं तो जनरली जब भी राजस्थान के भौतिक स्वरूप से प्रश्न पूछता है तो अगर मान लीजिए इनके टाइप्स की बात की जाती है तो स्टूडेंट का एक ही आंसर होता है कि इनके 4 टाइप होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर यहाँ पे जनरली नहीं पूछता है, वो पूछता है कि व्यक्तिगत वर्गीकरण के आधार पर या फिर हम पूछें उत्पत्ति के आधार पर। तो इन अलग अलग जो आपके डिवीजन बांटे गए हैं, यानी क्लासिफिकेशन जो किया गया है वह अलग अलग आधारों पर होगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार से है, जरा समझना चीजों को। उत्पत्ति के आधार पर अगर आप उत्पत्ति के आधार पर देखें तो प्रारंभिक अवस्था में देखिएगा हमारा जो पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता था। जैसे यहां पे मैंने एक ये डायग्राम लिया है। अब यहां पे देखेंगे कि इस पृथ्वी के 29% भाग पर, यानी 29% भाग पर क्या था, स्थल था। और इस स्थल भाग को उस समय नाम दिया गया था पेंजिया। और इसके 71% भाग पर जो जल था उसको नाम दिया गया था पेंथालासा। पेंथालासा। कालांतर में आप पढ़ेंगे कि धीरे धीरे भूगर्भिक हलचलों के कारण इस पेंजिया का क्या होता है, विघटन होता है, जिसमें हम अलग अलग सिद्धांत पढ़ते हैं। जैसे आप एक सिद्धांत पढ़ेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आप पढ़ेंगे कि वेगनर महोदय ने बताया था कि इस पेंजिया का विघटन होता है। अब पेंजिया का जो विघटन होता है वह 3 बलों के प्रभाव में होता है। अगर बात की जाए, यहां पे देखो, मैं थोड़ा सा आपको यहां पे बेसिक चर्चा से जोड़ना चाहूंगा। अगर यहां पे 3 बलों की बात की जाती है तो वह 3 बल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है ज्वारीय बल। अब भाई ये ज्वारीय बल काम कैसे करता है, आपने देखा होगा कि प्रत्येक ग्रह के पास या प्रत्येक आकाशीय पिंड के पास अपनी 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक आकर्षण की और एक विकर्षण की। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। वहीं पे आप देखेंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा भी क्या करता है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब पृथ्वी के चारों ओर जिसमें चक्कर लगा रहा है, उसी समय पृथ्वी के साथ साथ यह सूर्य के चारों ओर भी क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। क्योंकि आपने उपग्रहों की विशेषता सुनी होगी कि उपग्रह अपने ग्रह के तथा साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर इस पृथ्वी के ऊपर आकर्षण डालते हैं, यानी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का आकर्षण बल लगता है। अब आप जिसमें प्रत्यक्ष घटना आप देखते हैं, जैसे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जनरली आप जानते होंगे कि सागरी जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, नीचे गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। अब ज्वार भाटा की जो कंडीशन होती है वह भी सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ही होती है, ध्यान रखना। अब जनरली यहां पे अगर बात करें ज्वारीय बल की तो ये पूर्व और पश्चिम 2 दिशाओं में कार्य करता है। पूर्व और पश्चिम 2 दिशाओं में कार्य करता है। चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है वह ज्यादा लगता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अपेक्षाकृत नजदीक है, यानी चंद्रमा का लगभग 11% यहां पे आकर्षण बल काम करता है। जबकि बात की जाए यहां पे सूर्य की तो सूर्य का 5% काम करता है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि चंद्रमा की अपेक्षा
सूर्य बड़ा है लेकिन फिर भी चंद्रमा की अपेक्षा उसका बल कम है। आप देखेंगे दूरी में काफी ज्यादा क्या है, डिफरेंस है। दूरी में काफी ज्यादा क्या है, डिफरेंस है। इस वजह से यहां पे आप देखेंगे कि जो ज्वारीय बल है वह यहां पे सबसे ज्यादा काम करेगा किसका, चंद्रमा का। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ज्वारीय बल लगा। अब इस ज्वारीय बल के कारण आप देखेंगे इस पेंजिया का क्या होता है, विघटन होता है और पेंजिया जो है धीरे धीरे टूटना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सेकंड कंडीशन में आप बात करते हैं यहां पे गुरुत्वीय बल की। गुरुत्वीय बल की, अब गुरुत्वीय बल जो है यह नॉर्थ और साउथ की तरफ काम करेगा। उस तरफ क्यों काम करेगा, देखो आप एक बहुत बेसिक बात समझना यहां पे, देखो ध्यान देना, ये हमारा पृथ्वी है। अब आपको पता है कि पृथ्वी जो है दो प्रकार की गति करता है। एक गति आपको पता होगा घूर्णन गति, जिसे हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं। इसके अलावा एक आती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि परिभ्रमण में अपने ही अक्ष पर क्या करता है, घूर्णन करता है। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं। ये हमारा इक्वेटर वाला भाग है, यानी ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा वाला भाग है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहां पे ये जो भाग है ये धीरे 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 आप जैसे यहां पे जाओगे तो यहां पे लास्ट पॉइंट आप पहुंच गए 90 डिग्री नॉर्थ में और इधर 90 डिग्री साउथ में। ठीक है, यहां पे ये ध्यान रखना। अब एक बहुत बेसिक एग्जांपल के माध्यम से समझना, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे ये एक ट्रैक बना दिया दौड़ने के लिए, और इस ट्रैक को मैंने बताया कि भाई ये 60 किलोमीटर का ट्रैक है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ध्यान देना। यहां से थोड़ा और ऊपर गए, यहां पे आपने बना दिया ट्रैक, ये बना दिया 30 किलोमीटर का। ठीक है, अंत में यहां पे गए तो यहां पे आपने बना दिया 10 किलोमीटर का ट्रैक। अब क्या किया, यहां पे इन तीनों ट्रैक पे दौड़ने के लिए आपने 3 धावक पकड़े और इन तीनों को यहां पे दौड़ने के लिए कहा गया। अब तीनों की जो ट्रैक की लंबाई है वह समान नहीं है, ध्यान रखना, और समय इनको क्या दिया गया, समान दिया गया कि भाई 24 घंटे में आपको एक चक्कर लगाना है। अब कॉमन बात होगी कि जिसको 24 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है वह तेजी से दौड़ेगा, वह तेजी से दौड़ेगा। लेकिन जिसको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है वह बहुत धीमी गति से दौड़ेगा। मेरा कहने का मतलब भी यहां पे यही है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वह सर्वाधिक जो होती है ना, वह सर्वाधिक आपको याद रखना है विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है। अब घूर्णन गति के कारण आप देखेंगे कि यहां पे केंद्र के विपरीत एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं बेटा, अपकेंद्रीय बल यहां पे कहते हैं, याद रखना, यानी अपकेंद्रीय बल। अब अपकेंद्रीय बल का मान यहां पर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम जो यहां पे स्पीड है वो यहीं पे रहेगी, ध्यान रखना। यानी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है सर्वाधिक कहां पर रहती है, तो सर्वाधिक जो है आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र में दर्ज की जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस अपकेंद्रीय बल के मान में क्या आएगी, गिरावट आएगी। अब इसके विपरीत एक बल काम करता है गुरुत्वीय बल। जहां पे अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा होता है वहां पे गुरुत्वीय बल का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन जहां पे अपकेंद्रीय बल का मान कम होगा वहां पे गुरुत्वीय बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप ये जो पोल वाले क्षेत्र हैं, जैसे चाहे आप साउथ पोल देख लीजिए चाहे नॉर्थ पोल देख लीजिए, यहां पे पृथ्वी की घूर्णन गति एक तरीके से शून्य हो जाती है। अब कॉमन बात है, जब भी गति शून्य होगी तो यहां पे गुरुत्वीय बल का मान जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे सर्वाधिक गुरुत्वीय बल का मान रहेगा, इस कारण ये नॉर्थ और साउथ पोल भी चीजों को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए आप समझिएगा, हिमालय प्रतिवर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। अब उसके पीछे रीजन क्या माना जाता है, रीजन यही माना जाता है कि यहां पे जो नॉर्थ पोल है वो लगातार क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन कुछ विद्वान इसको नहीं मानते। कुछ विद्वानों का आज भी मानना है कि भाई जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो 2 प्लेटों में अभिसरण के कारण हुई है, और उनमें अगर पहली प्लेट की बात की जाती है तो वह यूरेशियन प्लेट है, दूसरी भारतीय प्लेट जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। इन 2 प्लेटों में अभिसरण के कारण यहां पे हिमालय की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। बात क्लियर है। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो हिमालय वृद्धि कर रहा है उसके पीछे एक रीजन यह भी दिया जाता है, याद रखना। बात क्लियर होगी यहां तक के। अब इसके पश्चात अगर आप देखें इसी के अंतर्गत तो यहां पे देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ की तरफ जो ये पेंजिया का जो आपके विघटन हुआ है वो आपके किसकी वजह से हुआ है, तो वह ध्यान रखना यहां पे इस गुरुत्वीय बल के कारण हुआ है। थर्ड और इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है वह आता है प्यारे बच्चे उत्प्लावन बल।
सर उत्प्लावन बल जो है वो तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला बल है। अब सर तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला बल ये कैसे काम करेगा? अब यहां पे आपको थोड़ा सा और ध्यान से समझना है चीजों को। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ये हमारा सरफेस वाला भाग है, ये हमारा सरफेस वाला भाग है। अगर इस सरफेस वाले भाग से आप देखते हैं तो लगभग यहां पे मान के चलिए कि आप 100 किलोमीटर की गहराई वाला जो भाग है, यानी ये 100 किलोमीटर की गहराई वाला भाग है, इस वाले भाग को हम कहते हैं स्थल मंडल। अब इस स्थल मंडल का कुछ भाग ठोस है जिसे जनरली हम कहते हैं क्या? प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लेट कहते हैं, याद रखना। यानी ये वाला जो भाग है यहां पे, ये क्या कहलाएगा? प्लेट कहलाएगा। अब ये मान के चलिए कि प्लेट वाला जो भाग होता है ना, ये हम ये कह सकते हैं कि इस स्थल मंडल, और इसके नीचे जब आप यहां पे जाओगे, इसके नीचे जब आप यहां पे जाओगे तो लगभग 400 किलोमीटर की गहराई वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं, याद रखना, दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। अब आप एक चीज नोटिस करना कि जैसे जैसे इस पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में आप जाओगे तो इंटरनल पार्ट में जाने पर यहां पे ध्यान रखना, दाब में भी वृद्धि होती है, ताप में भी वृद्धि होती है, और प्यारे बच्चे घनत्व में भी वृद्धि होती है, याद रखना। किस में वृद्धि होती है? घनत्व में वृद्धि होती है, याद रखना। अब यहां पे आप देखोगे धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हो तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बात क्लियर है? अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। एक तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, प्रेशर भी ज्यादा है। तो यहां पे जो आपके रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं, ध्यान रखना, यहां पे जो रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं वह उच्च ताप और दाब के कारण गर्म होंगे, और गर्म होकर कंडीशन को समझना, यहां पे ये धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर उठना स्टार्ट होंगे। और जब ये ऊपर उठना स्टार्ट होंगे तो ये इस प्लेट वाले भाग से, क्योंकि इस स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के मध्य का यह जो संक्रमित जोन है यह क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है, ध्यान रखना। और प्लेट जनरली जो है मैग्मा के ठोस होने से बनती है, याद रखना। और प्लेटों का जब भाग लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है, अभी चर्चा करेंगे उसकी भी, ध्यान देना। अब यहाँ पे ये जो भाग है ये गर्म होकर ऊपर उठा और इस प्लेट वाले भाग से जाकर क्या होगा? टकराएगा। अब प्लेट वाले भाग से जब टकराएगा तो इन प्लेटों के अंदर, सुनना ध्यान से, ये प्लेटों से टकराकर वापस नीचे की तरफ आ रहा है। अब कंडीशन यहां पे देखना कि यहां पे वर्ताकार फॉर्म में, यहां पे वर्ताकार फॉर्म में सम्मेनीय धाराओं का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। यानी यहां पे सम्मेनीय धाराएं बनी हैं। इन सम्मेनीय धाराओं के कारण, याद रखना, यहां पे इन प्लेटों के अंदर मोमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये प्लेटें हो सकता है एक दूसरे के विपरीत चलें। अगर एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो उसे हम कहते हैं अपसारी गति। एक दूसरे के आमने सामने आ रही, अभिसारी गति। इन प्लेटों में जब अभिसरण होगा तो इस अभिसरण को हम जो है ध्यान रखना क्या कहते हैं? यानी प्लेटों में होने वाली गति को हम प्लेट विवर्तनी की भी कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये स्थल मंडल भी इसके साथ क्या करेगा? मोमेंट करेगा। और ये वाला जो भाग यहां पे जो गर्म होकर चिपचिपा पदार्थ कन्वर्ट हो रहा है उसे जनरली हम क्या कहते हैं? मैग्मा। और ये लगातार प्रयास करता है कि इस प्लेट वाले भाग को तोड़कर स्थल मंडल की ओर जो है ये आपके पलायन करे। ठीक है, यहां की कंडीशन क्लियर होगी सभी के। एक बार अगर ये कंडीशन क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं, ध्यान देना। अब यहां पे अब यहां पे क्या हुआ कि इस पेंजे का क्या हो गया? विघटन हो गया। मैंने पेंजा के विघटन के कारण आपको बता दिए हैं। ये पूरा का पूरा जो मैंने कारण आपको बताए हैं ये आपको ध्यान रखना है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आपके प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है उसमें भी ये चीजें पूरी तरीके से क्या की गई? वर्णित की गई हैं, ध्यान रखना। तो कालांतर में पेंजिया का क्या होता है? विघटन होता है। और ये पेंजिया जो विघटित होता है तो ये पेंजिया 2 बड़े महाखंडों में टूट जाता है। यानी पेंजिया का क्या होता है? विघटन होता है, याद रखना। पेंजिया का विघटन होता है और यह पेंजिया 2 बड़े महाखंडों में टूट जाता है। अब पेंजिया का विघटन जब होता है तो ध्यान रखना, पेंजिया का विघटन कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे ये वाला भाग, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, अगर इस वाले भाग की हम बात करते हैं तो यह उत्तरी भाग है। तो पेंजिया का जो उत्तरी भाग है उसे हम कहते हैं अंगारा लैंड।
या इसे हम लोरेशिया भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, लोरेशिया भी कहेंगे, ध्यान रखना, लोरेशिया भी इसे कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणी भाग की बात करें यहां पे, तो ये जो दक्षिणी भाग यहां पे रहेगा उसे हम कहेंगे गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई इस अंगारा लैंड या लोरेशिया के भारत में कोई अवशेष नहीं है। हाँ, एशिया महाद्वीप इसी का भाग है, ध्यान रखना, लेकिन जो भारतीय प्रायद्वीप वाला भाग है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्योंकि आप जनरली पढ़ेंगे कि जो अफ्रीका वाला भाग है उसी से टूटकर अलग हुआ भाग है भारतीय प्रायद्वीप। हाँ, भारत राजनीतिक रूप से एशिया का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो वह आपके किसका हिस्सा है, तो वह अफ्रीका का हिस्सा है, याद रखना, ठीक है। और जनरली देखा जाए तो वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, कौन, अफ्रीका, याद रखना, ठीक है। अब यहां पे इनके बीच में जो ये विशाल जलराशि विस्तृत है, उस विशाल जलराशि को हम कहते हैं टेथिस सागर। क्या कहते हैं बेटा, टेथिस सागर। अब याद रखना, यहां पे हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, तो इस टेथिस सागर से राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति हुई है। अगर जनरली बात करें हम मरुस्थल सॉरी, और सेकंड यहां से हो जाएगा पूर्वी मैदान, मरुस्थल और पूर्वी मैदान। ये दो चीजें क्लियर हुई होंगी। और इन दोनों में भी एक कॉन्ट्राडिक्शन आपके ये रहता है कि इनमें नवीनतम कौन सा है। तो अगर कालखंड की दृष्टिकोण से देखा जाए तो नवीनतम जो है वह, याद रखना, पूर्वी मैदान है। कौन सा है, पूर्वी मैदान है, क्योंकि मरुस्थल जो है वह, याद रखना, प्लिस्टोसीन काल का है। किसका है, प्लिस्टोसीन काल का है। और पूर्वी मैदान अगर देखा जाए तो ये होलोसीन युग का है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर गोंडवाना लैंड की हम बात करते हैं तो गोंडवाना लैंड से यहाँ पे दो अवशेष माने जाते हैं, एक तो अरावली वाला पोर्शन, और सेकंड अगर इसी में देखा जाए तो इसी में आप क्या जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। यहां तक एक बार नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। सॉरी, ठीक है। अब आगे चलकर आप देखेंगे तो ध्यान रखना, अब अलग अलग समय पे अलग अलग विद्वानों ने जो है इस राजस्थान का जो है भौतिक स्वरूप का क्या किया है, विभाजन किया है। उसमें अगर आप सबसे पहले बात करते हैं तो ध्यान रखना 1968 की बात कर रहा हूं। 1968 में जो है वीसी मिश्रा जी ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान के भौतिक स्वरूप का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और सर, इन्होंने जो भौतिक स्वरूप का जो वर्गीकरण किया है, इन्होंने अपने इस वर्गीकरण के अंदर राजस्थान को जो है कुछ फिजिकल डिविजन्स में बांटा है, जिसमें इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 7 भौतिक प्रदेश बताए हैं। यानी याद रखना, इनके अनुसार 7 भौतिक प्रदेश हैं। अगर ये 7 भौतिक प्रदेश आप मैप के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो वह भी आप देख सकते हैं। याद रखना, यहां पे इंपॉर्टेंट करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये देखना चाहें तो आप यहां पे देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलना, अब इसमें अगर 7 भौतिक प्रदेशों की बात की जाती है तो यहां पे ये जो आप देख रहे हैं इधर उत्तर में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास का एरिया, इसे हम कहते हैं, याद रखना, यहां पे नंबर 1 आ जाएगा उत्तरी नहरी प्रदेश, उत्तरी नहरी प्रदेश।
ये वाला भाग हो जाएगा। यहीं पे अगर सेकंड आप बात करते हैं तो ये वाला जो भाग है यह हो जाएगा शुष्क पश्चिमी रेतीला प्रदेश। शुष्क पश्चिमी रेतीला प्रदेश। अगर यहीं पे आप बात करते हैं नंबर थर्ड पे, तो ये वाला भाग हो जाएगा यहाँ पे, ये कौन सा, तो यह वाला हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। यहां पे अगर ये फोर्थ पोर्शन की हम बात करते हैं तो फोर्थ इंपोर्टेंट हो जाएगा, याद रखना यहां पे ये फोर्थ पोर्शन है, यह हो जाएगा आपके अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश, यह आपको याद रखना है। यहीं पे अगर बात की जाए फिफ्थ नंबर पे तो फिफ्थ पे ये हो जाएगा यहाँ पे, ये कौन सा, तो यह हो जाएगा आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और अगर नंबर यहाँ पे देखें आप तो ये वाला भाग ये अलग हो जाएगा यहाँ से, और ये थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे मैं ये दोनों मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे इस वाले पोर्शन की बात करते हैं तो ये 6 नंबर पे हो जाएगा, इसे हम कहेंगे चंबल बीहड़ प्रदेश, याद रखना। चंबल बीहड़ प्रदेश, ठीक है। और यहां पे ये 7 नंबर पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, भी इसे हम बोल सकते हैं, या ये हाड़ौती वाला क्षेत्र यहां से हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो ये 7 इन्होंने अलग अलग यहाँ पे क्या बताए हैं, फिजिकल डिवीजन बताए हैं। किसके अनुसार हैं सर ये आपको याद रखना है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी के अनुसार है, ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग आपको याद रखना है, मैं अलग अलग कलर में इनको प्रदर्शित कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आए। ये सभी के कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो फिर हम आगे चलें, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए, यहां तक का बात क्लियर है सभी के। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप यहां से नेक्स्ट पे आते हैं तो नेक्स्ट पे यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है कि भाई इसी में अगर आप देखें, इंपॉर्टेंट है समझना, अगर यहां पे आप देखें तो 1971 की बात है। 1971 में याद रखना राम लोचन महोदय, अपनी पुस्तक इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है, में राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, याद रखना। यानी इन्होंने जो है राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो है राजस्थान की अगर बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे जो है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई बार जनरली पूछ भी लिया गया है, तो वो आप एक बार जो है कंसेप्ट क्लियर कर लेना अपना, ठीक है। बाकी जनरली मैं आपको बता रहा हूँ वीसी मिश्रा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इनके अनुसार देखा जाए तो राजस्थान को
2 प्रदेश, 4 भाग तथा 12 उप विभागों में बांटा है। याद रखना, जैसे मैदानी प्रदेश हो जाएगा, पठारी प्रदेश जिसे हम बोल सकते हैं, याद रखना, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहीं पे बात की जाती है थर्ड और इंपॉर्टेंट, याद रखना, यहाँ पे ये कई बार पूछा गया वर्गीकरण है, ठीक है। अगर बात की जाए, ध्यान रखना, तो लिख सकते हैं 1994 में हरिमोहन सक्सेना जी ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया। यानी इन्होंने जो है राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में क्या है, विभक्त किया है। अगर इनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलना, अगर यहाँ पे आप देखोगे इनके 4 अगर भौतिक प्रदेश, तो याद रखना जनरली आप पढ़ते भी हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मरुस्थल वाला भाग है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड यहीं पे ये अरावली वाला भाग है, ठीक है। और ये आपके हो जाएगा यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये वाला भाग। ये 4 फिजिकल डिवीजन अलग अलग यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, ठीक है। मरुस्थल हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, पूर्वी मैदान है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो यह आपको वर्गीकरण क्या करना है, याद रखना है। बात क्लियर है सभी के। अब इसी में अब आपसे जो मेन चीज पूछी जाएगी वह पूछी जाएगी, कई बार यहाँ पे इनकी सामान्य जानकारियां आपसे पूछ ली जाती हैं, जानकारियां आपसे पूछ ली जाती हैं। अब जानकारियां कुछ किस प्रकार से हैं, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको फिजिकल डिवीजन का नाम याद रखना है, नाम के बाद में उसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल के बाद में वहाँ पे जनसंख्या आपसे पूछी जा सकती है, जनसंख्या के बाद में जिले आपसे वहाँ से पूछे जा सकते हैं, और जिलों के बाद अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है जलवायु को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। जलवायु के अलावा अगर यहाँ पे बात की जाती, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यहाँ पे वर्षा की बात की जा सकती है। वर्षा के अलावा बात की जाती है, यहाँ पे मिट्टी की बात कर सकता है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं वह आपको यहाँ पे क्या करने हैं, याद रखने हैं। अगर यहाँ पे सबसे पहले बात की जाती है तो नंबर 1 पे याद रखना मरुस्थल है, मरुस्थल के बाद में आपको याद रखना है अरावली, अरावली के बाद अगर यहाँ पे बात करेंगे आप तो पूर्वी मैदान, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये बात क्लियर है सभी के, ये बात सभी के क्लियर है। अगर यहां पे देखा जाए, सबसे पहले मरुस्थल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, मरुस्थल की। तो मरुस्थल याद रखना यहाँ पे 61% है लगभग, और पढ़ा जाता है 61.11% तक, याद रखना, ठीक है। लगभग 61% है, लेकिन 61.11% तक जो है एग्जाम में दे देता है। मैक्सिमम डेटा यही आपको वहां पे देखने को मिलता है। अरावली की बात की जाए तो अरावली 9% है,
आपको 9.3% तक भी वो दे देता है, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। पूर्वी मैदान की बात की जाती है तो ये 23% है, लेकिन आपको यहाँ पे 23.3% तक भी ये दे सकता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात कर जाती तो ये 7% है, लेकिन यहाँ पे 6.89% भी आपके दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है, बात क्लियर है। अगर यहाँ पे जनसंख्या की बात की जाती है तो जनसंख्या यहाँ पे 40% है। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे देखो 10% है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाती है तो यहाँ पे 39% है, 39% है, और यहाँ पे 11% है। अब इसमें एक कॉमन बात आप देखना, कॉमन बात देखना, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा मरुस्थल का एरिया लगभग आप देखेंगे 1/3 भाग पे है, जनसंख्या 40% है। वहीं पे आप देखा जाए तो आप पूरी मैदान में देखिएगा, इसका और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग आप देखेंगे 2.5 गुना का अंतर है, लेकिन उसके बावजूद भी जनसंख्या आप देखेंगे केवल 1% का फर्क है। आप देखेंगे कि पूर्व मैदान के अंदर जो है कम क्षेत्र में अधिक लोग निवास कर रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी में एक पॉपुलेशन वाला टॉपिक पढ़ा जाता है, उसमें आप देखेंगे कि जो जनसंख्या को आकर्षित करने वाला प्रमुख कारक होता है वह होता है समतल और उपजाऊ मैदानी भाग। जहां पे जितने ज्यादा समतल उपजाऊ मैदानी भाग होंगे वहां पे जनसंख्या का जो है आपके जमाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जनसंख्या के लिए विपरीत परिस्थितियां होने के कारण अधिक क्षेत्र में कम लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है। अगर बात की जाती है यहाँ पे पूर्वी मैदान के अंतर्गत तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, याद रखना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना। बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब यहाँ पे जिलों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जिलों की बात की जाती है तो देखो जनरली यहाँ पे मरुस्थल के अंदर टोटल जिले कितने, 12। अरावली के अंदर बात की जाती है तो कितने, 13। यहीं पे अगर बात की जाती है पूर्वी मैदान की तो पूर्वी मैदान में 10 जिले, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत कितने जिले, 7 जिले यहाँ से क्या हैं, पढ़े जाते हैं, याद रखना। बात क्लियर होगी यहाँ तक की। जलवायु की बात की जाती है तो देखो जलवायु यहाँ पे रहेगी शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क, याद रखना, ठीक है। यहां पे अगर बात की जाती है तो यहां पे जलवायु रहेगी उपाद्र, यहां पे बात की जाती है तो जलवायु रहेगी आर्द्र, और अगर यहां पे बात की जाती है तो जलवायु रहेगी अति आर्द्र, अति आर्द्र। बात क्लियर है सभी के। अगर बात की जाती है यहां पे वर्षा की तो वर्षा यहां पे याद रखना 0 से 40 सेंटीमीटर, 0 से 40 सेंटीमीटर। यहां पे वर्षा की बात की जाती है तो 40 से 60 सेंटीमीटर, और यहां पे अगर बात की जाती है तो 60 से 80 सेंटीमीटर, और यहां पे 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की जाती है। ये बात क्लियर है। अगर यहां पे मिट्टी की बात की जाती है तो यहां पे मिट्टी हो जाएगी आपके बलुई या फिर रेतीली। अगर यहीं पे बात की जाती है तो यहां पे मृदा हो जाएगी आपके पर्वतीय मृदा। यहां पे बात की जाती है तो यहां पे जलोढ़ दोमट मृदा, यहां पे मृदा हो जाएगी काली कपासीय, क्योंकि कपास के लिए उपयुक्त माने जाने वाली मृदा है, या इसी को हम कहते हैं रेंगूर मृदा। क्या कहते हैं? रेंगूर मृदा कहते हैं, याद रखना, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये बातें सभी के क्लियर हुई होंगी। अगर ये बातें सभी के क्लियर हैं तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी में हम एक एक दो दो करके इन सभी डिविजन्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात की जाए यहां पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मरुस्थल की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? मरुस्थल की। तो मरुस्थल के अंदर जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि साहब इसका उत्पत्ति काल क्या है। तो अगर इसके उत्पत्ति काल की बात की जाती है तो उत्पत्ति काल आपको याद रखना है प्लीस्टोसीन काल।
प्लिस्टोसिन काल, यानी इसका जो उत्पत्ति काल है वो कौन सा है, प्लिस्टोसिन काल है। लेकिन कंफ्यूजन कई बार ये होता है कि भाई इस मरुस्थल के अंदर किन किन कालों के अवशेष देखने को मिलते हैं। अगर इस मरुस्थल के अंदर अवशेषों की बात की जाती है तो याद रखना अभी उनकी विस्तृत चर्चा भी हम करेंगे, यानी इसमें अवशेष किस किस काल के हैं, अवशेष किस किस काल के हैं। अगर अवशेषों की बात की जाती है तो याद रखना यहां पे जुरासिक काल, जुरासिक काल, जैसे जुरासिक काल के अगर अवशेषों की बात की जाती है तो अक्कलवुड फॉसिल पार्क यहां पे हो जाएगा, लकड़ीवाला जीवाश्म उद्यान याद रखना, ठीक है। इसके अलावा यहीं पे टर्शियरी काल, जिसमें मरुस्थल के अंदर ऊर्जा खनिज जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल में हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इन सभी की चर्चा यहां पे की जाती है। थर्ड पे अगर आप बात करते हैं इसी में तो ध्यान रखना कार्बोनिफेरस काल, कार्बोनिफेरस काल। अगर कार्बोनिफेरस काल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने जैसे हिमानी निक्षेपण या हम कह सकते हैं जैसे बाप बोल्डर के उदाहरण आपने सुने होंगे, तो वह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बात क्लियर है। अब यहीं पे इस मरुस्थल के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट चीज पड़ी जाती है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि भाई इस मरुस्थल का जो विस्तार है वह किस प्रकार से है। अगर बात की जाए यहाँ पे इसके विस्तार की, तो अगर इसके विस्तार की बात की जाती है तो विस्तार में देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसकी जो है कुल लंबाई को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी कुल लंबाई को लेकर, इसकी चौड़ाई को लेकर और इसकी औसत ऊंचाई को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना। अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाती है, कुल लंबाई की बात की जाती है तो कुल लंबाई यहां से हो जाएगी 640 किलोमीटर, ठीक है। अगर चौड़ाई की बात की जाती है तो यहां पे याद रखना 300 किलोमीटर, और अगर औसत ऊंचाई की बात की जाती है, औसत ऊंचाई की बात की जाती है तो याद रखना 200 से 300 मीटर। याद रखना ऊंचाई हमेशा मीटर में, किलोमीटर में अगर अपन कर देंगे तो कई मंडल पार कर जाएगी, याद रखना कई मंडल क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, याद रखना। तो विस्तार की बात समझ में आ जाएगी। अब इसका कई बार हमसे पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय विस्तार, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विस्तार अगर देखेंगे तो ध्यान रखना इसमें थार के जो अंतरराष्ट्रीय विस्तार की बात की जाती है, क्योंकि जैसे आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसके कुछ नाम है स्पेसिफिक, जैसे इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, इसे ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारतीय महान मरुस्थल की भी हम संज्ञा इसे देते हैं, याद रखना, ठीक है। यहां पे याद रखना अगर इस थार के अंतरराष्ट्रीय विस्तार की बात की जाती है, यानी थार का अंतरराष्ट्रीय विस्तार, तो याद रखना थार का अगर अंतरराष्ट्रीय विस्तार आपसे पूछता है तो यह 2 देशों में फैला हुआ है। थार का अंतरराष्ट्रीय विस्तार तो ये 2 देशों में फैला हुआ है। जनरली 2 देश कौन कौन से प्यारे बच्चे याद रखना, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। अगर भारत में बात की जाती है तो इसका 85%, ठीक है, पाकिस्तान में इसका 15%। अब आप देखेंगे कि मैक्सिमम भाग इस मरुस्थल का कहां पर है, वह राजस्थान भारत में है। और भारत में भी अगर आप देखेंगे इंडिविजुअली तो भारत में भी आप देखेंगे कि जैसे राजस्थान में मरुस्थल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखो मैं मेन स्टेट बता रहा हूं, पंजाब में आपको देखने को मिल जाएगा, हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएगा, और प्यारे बच्चे गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इन सब की बात की जाए तो राजस्थान में मैक्सिमम है, सर्वाधिक कितना, 62%। अगर आप 2016 की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो यह 60% था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये 58% था, यानी लगातार इसमें भी वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में मरुस्थल कितना % है, तो भाई याद रखना मरुस्थल जो है वह 61% है। लेकिन अगर यही प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में जो है थार के कुल विस्तार का कितना % है,
यानी राजस्थान में थार का मरुस्थल कितना परसेंट है, तो थार का जो मरुस्थल है यानी थार का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार कितना है, 62% है, वह आपको याद रखना है। बात क्लियर है यहां तक की। अब इसमें क्या है कि मरुस्थल के वर्गीकरण को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मरुस्थल का जो वर्गीकरण है उसको लेकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहां पे ध्यान देना। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहीं पे ध्यान देना, यानी मरुस्थल का वर्गीकरण। मरुस्थल का वर्गीकरण, मरुस्थल का वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण जो किया गया है ना, ये प्यारे बच्चे याद रखना वर्षा के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है, वर्षा के आधार पर। वर्षा के आधार पर किस प्रकार से, अगर वर्षा के आधार पर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, ये राजस्थान का मैप आपको दिख रहा होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पे कि यहां पे एक स्थान है जिसका नाम है सम। सम में होती है 0 सेंटीमीटर वर्षा। कितनी वर्षा होती है, 0 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे जैसे आप इस सम से आगे की तरफ चलेंगे, यानी कंटिन्यूसली जब इस तरीके से आगे की तरफ चलोगे, तो यहां पे झालावाड़ के अंदर आते आते वर्षा हो जाती है 120 सेंटीमीटर। यानी कंटिन्यूसली जैसे जैसे आप राजस्थान में ये पश्चिम या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं, तो उस कंडीशन में वर्षा की मात्रा लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती हुई चली जाती है। कंडीशन आपको याद रखनी है। इस कंडीशन में जब वर्षा की मात्रा बढ़ रही है तो ये अचानक से नहीं बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। जब आप यहां पे आएंगे तो यहां पे इस प्रकार से इस वाले पोर्शन में, तो यहां पे एक लाइन गुजरती है, और वह लाइन यहां पे याद रखना है, ये जो 0 से यहां पे चल के आए हैं और ये 25 सेंटीमीटर तक आती है ये लाइन। यानी पहला स्टॉपेज आपको कितने पे लेना है, 25 पे लेना है। आप इससे आगे जब चलेंगे तो यहां तक आते आते लगभग ये वर्षा रेखा जो है, यानी जो लाइन है, यह हो जाएगी कितनी, यहां तक हो जाएगी ये 40 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि यहां पे ये जो कंप्लीट एरिया, ये जो कंप्लीट एरिया मैंने यहां पे ये जो बनाया है, ये कंप्लीट एरिया, ये वाला ध्यान से समझना इसको, ये वाला जो भाग मैंने बनाया है यह किसका है, यह मरुस्थल का है। यानी ये कंप्लीट भाग किसका है, मरुस्थल का है। यानी ये वाला भाग कंप्लीट किसका है, मरुस्थल का है। और इस मरुस्थल वाले रीजन में हम देख रहे हैं वर्षा कितनी हो रही है, 0 से 40 सेंटीमीटर। यानी 0 से 40 सेंटीमीटर का बीच का जो एरिया है, इसे हम जनरली क्या कह रहे हैं, मरुस्थल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मरुस्थल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियां कैसी हैं, शुष्क हैं। परिस्थितियां कैसी हैं, शुष्क हैं, याद रखना। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन देखना कि मैंने यहां पे पहला जो स्टॉपेज लिया है 25 सेंटीमीटर पे लिया है। अब मैं यहां से जो है आपको याद रखना है कि यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभक्त करती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कि मैं कह रहा हूं कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभक्त करती है। अगर ये दो भाग आपसे पूछे जाते हैं तो यहां पे इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये वाला जो भाग है 0 से 25 के बीच का भाग है, यह तो कहलाता है शुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। और जो 25 से 40 के बीच का भाग है वह कहलाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। यहां पे ये दो बातें क्लियर हुई होंगी कि 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कर रही है। बात को ध्यान से समझना, पूर्वी सीमा का निर्धारण कर रही है। लेकिन एक फैक्ट ये भी याद रख सकते हैं कि अर्धशुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा भी कौन सी बना रही है, 40 सेंटीमीटर ही बना रही है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इस मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड करती है। 0 से 25 के बीच का भाग जो है वह कहलाता है शुष्क मरुस्थल, और 25 से 40 के बीच का जो भाग है वह कहलाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल, याद रखना। और ये 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ना, ये इस शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा का क्या कर रही है, निर्धारण कर रही है। ये बात सभी के क्लियर है। तो यहां पे याद रखना 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने मरुस्थल को कितने भागों में बांटा, दो भागों में।
अगर ये दो भाग आपसे अलग अलग पूछे जाते हैं तो इसमें एक तो रहेगा आपके शुष्क मरुस्थल। ये जो शुष्क मरुस्थल है ये 0 से 25 सेंटीमीटर का है, याद रखना 0 से 25 सेंटीमीटर का है। और अगर सेकंड बात की जाती है अर्ध शुष्क मरुस्थल की, ये हो जाएगा 25 से 40 सेंटीमीटर। यहां तक की बात सभी के क्लियर हुई होगी। अगर ये बात क्लियर है तो फिर हम आगे चलें, यहां तक कोई दिक्कत किसी किस्म की आपको नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि सर अब इन दोनों को अलग अलग करके हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, शुष्क मरुस्थल की। शुष्क मरुस्थल की, अगर शुष्क मरुस्थल की बात की जाती है तो याद रखना इसके दो भाग हैं। यानी शुष्क मरुस्थल के कितने भाग हैं, दो भाग हैं। एक तो याद रखना कि जो आपके देखो मरुस्थल के अंदर जो है ना रेत के टीले बनते हैं, रेत के टीले बनते हैं और उन रेत के टीलों को हम कहते हैं सैंड ड्यून्स या बालू का स्तूप कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। तो एक तो हो जाएगा यहां से बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, स्तूप युक्त प्रदेश, और एक हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यह आपको याद रखना है। यानी एक तो हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यहां पे आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसी में अगर आप बात करें तो देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है। ये वाला हमें क्या करना है, यहां से पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करें इसको, एक मिनट। देखिएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेशों की बात की जाती है तो वहां पे एग्जामिनर आपको क्या करता है, यहां पे बालू का स्तूप देता है। अब मैं बालू का स्तूप जो है आपको चित्रों के माध्यम से समझाने वाला हूं जिसमें कंप्लीट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं एक बहुत बेसिक बालू का स्तूप यहां पे लेता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले नंबर 1, यह एक आकृति आपको दिख रही होगी। अब इस आकृति के संबंध में अगर देखा जाए तो यह जो आकृति है ना, यह अर्धचंद्राकार है। कैसी आकृति है, अर्धचंद्राकार आकृति है, याद रखना। कैसी है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति है। अब इस अर्धचंद्राकार आकृति में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, ध्यान देना, यहां पे कुछ पवन का प्रवाह इस प्रकार से होगा। यानी अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है और यहां पे पवन इस प्रकार से यहां पे चलने वाली है, ठीक है। यानी यहां पे इस प्रकार से पवन का क्या होगा, प्रवाह होगा, याद रखना। यानी यहां पे पवन इस प्रकार से आएंगे। तो अब देखिएगा इस अर्धचंद्राकार का अगर आप मुंह देखेंगे तो वो उस तरफ है, मुंह उस तरफ है, लेकिन इसका पीठ इस तरफ है। तो यदि आप देखेंगे इस बालू का स्तूप के अंतर्गत जो अर्धचंद्राकार है इसमें पवन कैसे आई है, विपरीत आई है। कैसे आई है, विपरीत आई है, याद रखना। तो हम ये कह सकते हैं कि वे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो पवन के विपरीत दिशा में बनते हैं क्या कहलाते हैं, तो इनको जनरली याद रखना क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। पहला बालू का स्तूप क्लियर हुआ होगा कि वे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो पवन के विपरीत दिशा में बनते हैं क्या कहलाते हैं, बरखान कहलाते हैं। बरखान जनरली आपको शेखावटी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे जिसमें मैक्सिमम भाग जो है वह चूरू के अंदर है। मैक्सिमम भाग कहां पर है, चूरू के अंदर है। यह बात क्लियर हुई होगी। इसी में अगर आप नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या है कि मैं इसी चित्र को वापस बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। लेकिन इस बार कंडीशन थोड़ी अलग होगी। कंडीशन अलग थोड़ी कैसे होगी, ध्यान देना। ये इस बार जो ये चित्र मैंने बनाया है ये इस प्रकार से कुछ होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पवन का प्रवाह इस प्रकार से होगा।
ठीक है, यहां पे यानी ये पवन इसके सामने आएगी, पवन इसके सामने आएगी, याद रखना पवन इसके क्या आएगी, सामने आएगी। लेकिन थोड़ा सा देखने पर ऐसा लग रहा है सर कि जैसे बरखान ने अपना मुंह इधर कर लिया हो। हम ये कह सकते हैं कि इसकी पहली जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है वो इस तरीके से मिल रही है कि ये बरखान के विपरीत है, बरखान के क्या है, विपरीत है, पहली चीज। दूसरा आप देखेंगे कि इसका शेप थोड़ा आपको छोटा देखने को मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि जनरली पहले वाली जो महिलाएं होती थी ना, बालों में लंबे लंबे क्लिप लगाया करती थी, एक इस साइड एक इस साइड। आजकल की आधुनिक महिलाएं आ गई हैं, कई तो क्लिप लगाती नहीं है, खुले बाल हो गए, ठीक है, या फिर जो लगाती हैं तो वो 8 से 10 क्लिप, छोटे 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 क्लिप वो लगाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पहले वाली जो महिलाएं अपने बालों में क्लिप लगाती थी, उस क्लिप के समान भी थोड़ा सा आपको प्रतीत हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हेयर पिन, हेयर पिन या बालों के क्लिप के समान, क्लिफ के समान, क्लिफ के समान आकृति वाला बालू का स्तूप क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा पैराबोलिक। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, पैराबोलिक कहलाएगा। और पैराबोलिक की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि पैराबोलिक जो है वो संपूर्ण मरुस्थल में कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इसकी सर्वाधिक की बात की जाती है तो सर्वाधिक जैसलमेर में, और ऑल ओवर मरुस्थल में जितने भी बालू का स्तूप बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूप देखे जाते हैं। यहां तक की बात सभी के क्लियर है? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान देना अब इसी में, ठीक है, समझना। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे एक कंडीशन बना रहा हूं, कंडीशंस को थोड़ा समझना। जैसे मैंने ये कंडीशन बनाई, अब आप इस कंडीशन को देखते कह देंगे सर ये तो बरखान है। कौन है? बरखान है। लेकिन सर ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, थोड़ी देर के लिए सोचना, इस प्रकार से हो जाए कुछ। देखो ध्यान देना, यहां पे ये पवन का प्रवाह कुछ इस प्रकार से था, लेकिन अचानक से पवन की दिशा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अचानक से पवन की दिशा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और पवन इस प्रकार से आने लग गई। तो हम ये कह सकते हैं कि बरखान से निर्माण से पहले की प्रक्रिया में हम देख रहे थे कि इन बालूका स्तूपों का जो निर्माण हो रहा था वह बरखान के रूप में हो रहा था, लेकिन अचानक से पवन की दिशा में परिवर्तन हुआ। अब पवन ऊपर के साइड से भी तिरछी आ सकती है या फिर नीचे के साइड से भी तिरछी आ सकती है, यानी पवन की दिशा में हो सकता है इस प्रकार से भी कोई परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार से भी कोई परिवर्तन हो जाए। जब यह परिवर्तन होगा तो उस कंडीशन में जो बालू का स्तूप बनेगा उसे हम कहेंगे सीफ। क्या कहेंगे? सीफ। तो अगर सीफ के बारे में पूछा जाता है तो सीफ के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब बरखान निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो उससे निर्मित बालू का स्तूप को हम क्या कह सकते हैं? सीफ कह सकते हैं। ध्यान रखना। और सीफ जनरली जोधपुर जिले के आसपास के एरियो में आपको देखने को मिलेंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक की बात सभी के क्लियर हुई होगी। अब इससे आगे की कहानी, अब देखो मैंने अर्धचंद्राकार जितने भी बन सकते थे उनके बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट अगर इसी में आप आते हैं तो नेक्स्ट ध्यान देना, इस प्रकार से कुछ आकृति आपको देखने को मिलेगी, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। ये देखो यहां पे देखो कुछ इस प्रकार से लहरदार टाइप के हैं। कैसे हैं? लहरदार टाइप के हैं। यानी बालू का स्तूप कैसे हैं? बालू का स्तूप है लहरदार। कैसे हैं? लहरदार हैं। अगर यहां पे लहरदार हैं और कंडीशन ये है कि इनमें पवन का प्रवाह कुछ इस प्रकार से है, यानी पवन का प्रवाह कुछ इस प्रकार से है, तो यहां पे याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये पवन है।
अब आप बताइए कि इस लहरदार में आप देखेंगे पवन किस प्रकार से आ रही है। पवन इनके समकोण पर आ रही है, यानी कैसे आ रही है, इनके समकोण पर आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वे लहरदार बालू का स्तूप जो पवन के समकोण पर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम जनरली कहते हैं अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं, याद रखना। और अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वह जोधपुर जिले के आसपास के एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी में आप सेकंड देखते हैं, इंपॉर्टेंट है समझना, अगर यहीं पे आप देखते हैं कि ये आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाए, इस बार थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं भाई, ठीक है, चलना इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, ये लहरदार है। और अगर इनमें पवन का प्रवाह कुछ इस प्रकार से हो, यहां पे पवन इस प्रकार से आए, तो आप देखेंगे पवन के कैसे बने हैं, ये समानांतर बने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वे लहरदार बालू का स्तूप जो पवन के समानांतर बनते हैं या पवनानुमुखी बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं अनुदैर्घ्य। और अनुदैर्घ्य टाइप के जो बालू का स्तूप है वे जैसलमेर और इसके आसपास के एरियो के अंदर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। बात क्लियर है सभी के यहां तक की। अब इससे आगे देखो, समझना बात को थोड़ा ध्यान से, कि मैं यहां पे कह रहा हूं कि मरुस्थल में लहरदार ही है, यानी लहरदार बालू का स्तूप। जनरली वो कह रहा है कि लहरदार बालू का स्तूप। अब इसमें ये कंडीशन नहीं दे रहा है कि वह आपके लहरदार जो है पवन के समकोण पर हैं या समानांतर हैं। जनरली वो कह रहा है कि लहरदार बालू का स्तूप, तो लहरदार बालू का स्तूप कहलाते हैं धोरे। क्या कहलाते हैं, धोरे। लेकिन जब इनमें प्रवृत्ति कैसी आ जाए, स्थानांतरण की प्रवृत्ति आ जाए, यानी स्थानांतरित लहरदार हो जाए, ये कैसी कंडीशन है, स्थानांतरित लहरदार की कंडीशन अगर बनती है तो वहां पे इनका नाम फिर चेंज हो जाता है, और वहां पे उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, धर्यन कहते हैं। यानी स्थानांतरित अगर लहरदार बालू का स्तूप है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, धर्यन कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बातें सभी के क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब यहीं पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, कंडीशन बनती है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, कुछ तारानुमा आकृति बन रही है, तारानुमा आकृति बन रही है, और पवन का प्रवाह कुछ इस प्रकार से है। अब देखिएगा, अपन ने जितने भी अभी तक बालू का स्तूप देखे ना, उनमें पवन की कोई स्पेसिफिक एक दिशा थी, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं पवन की कोई स्पेसिफिक दिशा नहीं है। पवन इसमें चारों तरफ से आ रही है, यानी इधर से भी पवन है, इधर से भी पवन आ रही है, इधर से भी पवन आ रही है, इधर से भी पवन आ रही है। ठीक है, ये चारों तरफ से आएगी। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा कि जब मरुस्थल में पवन की दिशा अनियंत्रित हो, यानी कोई दिशा फिक्स नहीं हो, यानी मरुस्थल में जब पवन की दिशा अनियंत्रित होती है तो उससे निर्मित बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, तो उससे निर्मित बालू का स्तूप को कहते हैं तारानुमा। क्या कहते हैं, तारानुमा। और ये तारानुमा जो बालू का स्तूप बनते हैं, यह बनते हैं, याद रखना, जैसलमेर हो गया, इसके अलावा अनूपगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर वाले भाग। ठीक है, वहां पे इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिल जाएंगे। बात कंडीशन क्लियर है। अंतिम जो आता है वह आपको याद रखना है, जैसे आपने मरुस्थल के अंदर इस प्रकार से पड़ा होगा, छोटी छोटी झाड़ियां आपको देखने को मिलती होंगी जिसे, ठीक है, इस प्रकार से। अब इन छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य भी कई बार छोटे छोटे बालू का स्तूप बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य जो नव अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं, नव अर्धचंद्राकार,
याद रखना, यानी मरुस्थल के अंदर जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं उनके मध्य जो नव अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जनरली याद रखना, उन्हें याद रखना स्क्रब कापीस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रब कापीस कहते हैं, याद रखना। यानी मरुस्थल के अंदर जो छोटी छोटी झाड़ियों के मध्य जो नव अर्धचंद्राकार टाइप के बालू का स्तूप बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्क्रब कापीस कहते हैं, याद रखना। तो ये हमने जो है यहाँ पे जो है बालू का स्तूपों का कंसेप्ट क्लियर किया है। मैंने आपको सभी टाइप के जो बालू का स्तूप है उनको जो है आपके डायग्राम के माध्यम से कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है, किस प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पे बनते हैं, वे सारी चीजें। अब मैं एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूँ हमने इस कार्यशाला के अंदर क्या क्या पढ़ा है। देखो, हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप को लेकर चर्चा करी थी। उसमें राजस्थान में उत्पत्ति के आधार पर किस किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते थे, मैंने ये उत्पत्ति के आधार पर जो ये बल काम कर रहे थे इन बलों के बारे में आपको बताया। उसके पश्चात ये पेंजिया का विघटन हुआ, यहीं पे इन बलों को हम समझ रहे थे, ठीक है। ये कंडीशंस मैंने आपको समझाई। फिर उसमें आपने देखा कि सबसे पहले वीसी मिश्रा के अनुसार 7 भौतिक प्रदेश हैं, सातों के सातों मैंने आपको जो है मानचित्र के माध्यम से बता दिए। वहीं पर रामलोचन महोदय के अनुसार देखा और अंत में हमने हरिमोहन सक्सेना जी के अनुसार देखा और हरिमोहन सक्सेना जी के अनुसार ये मैप के अकॉर्डिंग मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। उसके बाद में हमने भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी देखी है। उसके बाद में देखो ये मरुस्थल है, मरुस्थल की सामान्य बेसिक ही जानकारी, और उसके बाद में मरुस्थल का ये जो अंतरराष्ट्रीय विस्तार है थार का उसके बारे में चर्चा करी, और साथ साथ में मरुस्थल के वर्गीकरण को लेकर यानी वर्षा के आधार पर किस प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया गया है उसकी चर्चा करी है। और साथ साथ में हमने जो शुष्क मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है उसकी चर्चा करी है। मुक्त के अंदर जो है आपके पथरीला भाग आएगा जिसे हम कहते हैं हम्मादा, उसकी कार्यशाला जो है वह नेक्स्ट कार्यशाला में हम चर्चा करेंगे। तो ये मैंने अलग अलग बालू का स्तूप आपको जो है समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कार्यशाला अच्छी लगेगी, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट कार्यशाला में, तब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर।